जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री जी से कुछ सवाल पूछे गए 8CPC से संबंधित और ECHS से संबंधित। और दोस्तों ये सवाल पूछे गए थे कुछ सांसदों द्वारा 9 तारीख को और 10 तारीख को। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है खुशखबरी, हो गई घोषणा 8वें वेतन आयोग पर, पेंशनर्स में खुशी, हो गया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, खुशखबरी मैंने इसलिए लिखा है कि जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया संसद में, उससे ऐसा लगता है कि पेंशनर्स को आगे 8CPC का पूरा फायदा मिलेगा, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों जो जवाब दिया सरकार ने, उससे आधे डाउट कहीं ना कहीं क्लियर हो गए पेंशनर्स के या फिर सरकारी कर्मचारियों के। तो दोस्तों इसी की जानकारी मैं आपको दूंगा कि सवाल क्या पूछे गए और फिर जवाब क्या दिया रक्षा राज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री ने। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं, वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर सवाल पूछा गया था कुछ सांसदों द्वारा 8CPC पर, और दोस्तों ये सवाल पूछा गया था 10 फरवरी को। फिर दोस्तों 9 फरवरी को सवाल पूछे गए थे ECHS से जुड़े, जो ECHS के बेनिफिशियरी हैं उससे जुड़े कुछ सवाल पूछे गए थे कुछ सांसदों द्वारा। तो दोस्तों 8CPC पर क्या सवाल पूछे और फिर ECHS पर क्या सवाल पूछे, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, और फिर जवाब क्या दिया रक्षा राज्य मंत्री या फिर वित्त राज्य मंत्री ने। अब दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यहां पे पूछा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संबंध में 8CPC में वेतन पेंशन भत्तों की सिफारिशों का काम कहां तक पहुंचा। जी हां दोस्तों, सांसदों ने सीधा सवाल पूछा कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं, उनकी जो पेंशन सैलरी या फिर भत्ते बढ़ेंगे, तो उसका काम कहां तक पहुंचा। अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है 8CPC के काम की। वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा करने की क्या समय सीमा है, उसका रोड मैप क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, अब जवाब क्या दिया? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने उत्तर दिया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दी है, जिसके तहत सरकार ने समय सीमा निर्धारित की है वेतन आयोग के लिए। जी हां दोस्तों, पंकज चौधरी जी ने कहा कि 3 नवंबर 2025 को टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार ने जारी करे, उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें सरकार ने वेतन आयोग को टाइम दिया है, समय सीमा बताई है वेतन आयोग को कि आपको समय सीमा के अंदर रहते हुए काम करना है 8CPC पर। वेतन आयोग 18 महीनों के अंदर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संबंध में 8CPC में वेतन पेंशन भत्तों की सिफारिश देगा। जी हां दोस्तों, यहां पर वित्त राज्य मंत्री ने क्लियर कर दिया कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी, साथ ही साथ भत्ते भी बढ़ेंगे कर्मचारियों के। तो इसका मतलब है कि ये सारी सिफारिशें वेतन आयोग देगा सरकार को, पेंशन पर, सैलरी पे और भत्तों पर। और दोस्तों इसकी समय सीमा है पूरे 18 महीने। तो दोस्तों पेंशनर्स का डाउट यहां पे क्लियर कर दिया पंकज चौधरी जी ने। फिर दोस्तों अगला सवाल, क्या वित्त मंत्रालय ने 8CPC की सिफारिशों को लागू करने के लिए राजकोषीय प्रभाव का आकलन किया है? क्या 8CPC का बजट तैयार करा गया है? क्या एक्सपेंडिचर तैयार करा गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से? दूसरा क्वेश्चन, अब जवाब क्या दिया? नहीं, अभी नहीं। 8CPC की सिफारिशें आने के बाद ही राजकोषीय प्रभाव का आकलन किया जाएगा, अभी एक्सपेंडिचर तय नहीं है। जी हां दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी कि जो ये बजट पेश होगा वित्त मंत्रालय द्वारा 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का, इसमें 8CPC का बजट नहीं होगा, पूरा बजट नहीं होगा। वो इस वजह से क्योंकि अभी तक
वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी सरकार को। तो दोस्तों वही जवाब यहां पे वित्त राज्य मंत्री ने दिया है कि अभी 8 सीपीसी का एक्सपेंडिचर तय नहीं है, क्योंकि वेतन आयोग ने अभी तक सिफारिशें नहीं सौंपी, अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से एक्सपेंडिचर बनाना अभी मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों यहां पे जवाब दे दिया कि राजकोषीय प्रभाव का आकलन करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि अभी 8 सीपीसी पर पूरा काम खत्म नहीं हुआ और ना ही अभी वेतन आयोग ने कोई रिपोर्ट सौंपी है सरकार को। फिर दोस्तों अगला सवाल, रक्षा राज्य मंत्री से पूछा सवाल ईसीएचएस के बारे में। ईसीएचएस के अंतर्गत पेंडिंग बिलों की कुल संख्या कितनी है? क्या पूर्व सैनिकों को ईसीएचएस में धन की कमी के कारण मेडिकल की सुविधाएं लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जी हां दोस्तों, फिर सवाल पूछा कि ईसीएचएस के अंतर्गत कोई पेंडिंग बिल है, अगर है तो उसकी कुल संख्या कितनी है? क्या बेनिफिशियरी के बिलों का भुगतान किया जा रहा है? फिर पूछा कि ईसीएचएस में धन की कमी के कारण, यानी पैसे की कमी के कारण मेडिकल की सुविधाएं लेने में क्या पूर्व सैनिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? अब दोस्तों जवाब क्या दिया यहां पे रक्षा राज्य मंत्री ने? ईसीएचएस में शामिल इंपैनलमेंट हॉस्पिटल के बड़े नेटवर्क से और पॉलीक्लिनिक के माध्यम से कैशलेस और कैपलेस हेल्थ केयर दी जाती है, यानी सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो कैशलेस हो या फिर दोस्तों वो कैपलेस हो। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और इंपैनलमेंट हॉस्पिटल की संख्या पिछले सालों में बढ़ी है ताकि ईसीएचएस के लाभार्थियों को हेल्थ केयर मिल सके। इन्होंने बताया कि ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक भी खोले गए हैं कई राज्यों में, साथ ही साथ इंपैनल्ड हॉस्पिटल की जो संख्या है वो भी पिछले सालों की तुलना में अधिक बढ़ाई गई है ताकि आपको बेहतर मेडिकल सुविधाएं दी जा सके। फिर दोस्तों आगे क्या बताया, पैनल में शामिल अस्पतालों और व्यक्तिगत लाभार्थियों के मेडिकल बिलों की प्रोसेसिंग एक डायनेमिक और टाइम लेने वाला प्रोसेस है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत लाभार्थियों के मेडिकल बिलों की प्रोसेसिंग करना या फिर उसका भुगतान करवाना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आमतौर पर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीनों में बने बिल अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लियर हो जाते हैं। इससे कुछ साइक्लिक कैरी फॉरवर्ड लायबिलिटी होती है। इसके अलावा क्योंकि ईसीएचएस का सालाना खर्च हर साल बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि ईसीएचएस का जो खर्चा है वो साल दर साल बढ़ रहा है, इसलिए कभी कभी फंड फ्लो में रुकावटें पेमेंट साइकिल पर असर डाल सकती है। जी हां दोस्तों, तो हो सकता है कि जो आपका ईसीएचएस का बिल है शायद उसमें देरी हो जाए उसे प्रोसेस करने में या फिर भुगतान करने में। रिसोर्स को सबसे अच्छे तरीके से मैनेज करने और संबंधित स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेशन में समस्याओं को हल करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं ताकि ईसीएचएस बेनिफिशियरी को बिना किसी रुकावट के मेडिसिन सर्विस मिल सके या फिर मेडिकल सर्विस मिल सके। एक्स सर्विसमैन से मिली शिकायतों पर बारीकी से नजर रखी जाती है और उन्हें ठीक करने के लिए सही तरीके अपनाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ईसीएचएस से जुड़ी, उन प्रॉब्लम को देखा जा रहा है और सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने बताया। फिर दोस्तों अगला प्रश्न यहां पे पूछा, कमीशन प्राप्त अधिकारियों, सर्विस ऑफिसर और जवान सहित कुल भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्हें सही सर्विस पूरी करने के बावजूद पेंशन बेनिफिट नहीं दिए गए? जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों यहां पे कमीशन प्राप्त अधिकारियों से संबंधित, सर्विस ऑफिसर से संबंधित और जवान से संबंधित और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित यहां पे सवाल पूछा कि सर्विस पूरी करने के बाद क्या आपको पेंशन ठीक तरीके से दी जा रही है? अगर पेंशन में कोई गलती है तो उसका क्या निवारण हो रहा है? अब दोस्तों यहां पे जवाब क्या दिया, रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित हेड ऑफिस और रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा सबमिट किए गए सभी एलिजिबल पेंशन क्लेम प्रोसेस कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो आपके पेंशन बेनिफिट है वो सही तरीके से प्रोसेस किए जा रहे हैं रिकॉर्ड के माध्यम से, अब कोई गलतियां नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि समय रहते पेंशन बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर पूर्व सैनिक हो या फिर जवान हो, ऐसी इन्होंने जानकारी दी है। तो दोस्तों आप अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या पेंशन से जुड़ी आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं? क्या रिकॉर्ड ऑफिस, आपका रिकॉर्ड ऑफिस सही काम कर रहा है?
जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। जो आपने पहले ग्रीवांस डाली पेंशन से संबंधित, आपकी शिकायतों का निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा सही तरीके से, जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। अपने रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिखकर भी बताएगा कि आपका रिकॉर्ड ऑफिस सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा पेंशन से संबंधित। फिर दोस्तों अगला सवाल पूछा, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, क्या 8 सीपीसी से जुड़े फैसलों का असर 25 लाख से अधिक डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन पर पड़ेगा? जी हां दोस्तों, अब सवाल पूछा 8 सीपीसी पर कि 8 सीपीसी से जुड़े फैसलों का असर, यानी 8 सीपीसी में जो वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो दोस्तों क्या उसका असर पेंशनर्स पे पड़ेगा, डिफेंस पेंशनर्स पे पड़ेगा जिनकी संख्या 25 लाख से ऊपर है? अब दोस्तों जवाब क्या दिया यहां पे, यह सच है कि असर पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 के गजट नोटिफिकेशन के जरिए वेतन आयोग को पेंशन, सैलरी, भत्तों पर सिफारिशें देने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इस जवाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए, आपके भत्ते बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आपको आगे फायदा मिलेगा 8वें वेतन आयोग का, आपकी पेंशन भी बढ़ेगी और आपको फिटनेस फैक्टर भी दिया जाएगा। तो दोस्तों फिटनेस फैक्टर पर, पेंशन पर, सैलरी पर, भत्तों पर अपनी सिफारिशें देगा वेतन आयोग, वो भी सरकार को। तो दोस्तों इस जवाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, कुछ प्रश्न थे जिसका जवाब दिया गया रक्षा राज्य मंत्री या फिर वित्त राज्य मंत्री जी के द्वारा। बाकी दोस्तों आप अपना फीडबैक, सुझाव रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके सुझाव और आपकी भी जानकारियां पता लग पाए। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां मैं आपको बराबर देता रहूंगा। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।